हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1550 का ये चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 4 है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें जानना है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों से रिलेटेड इसमें टॉपिक दे रखा है और इन दोनों के बीच में क्या संघर्ष रहा था उसके बारे में भी इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये मध्यकालीन भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजा ने जो है 310 वर्ष तक राज किया था। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही ये अस्तित्व में आया था और इसके वास्तविक नाम हम इसे जानते हैं कर्नाटक साम्राज्य के नाम से हम इसे जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य। अब इसकी जो स्थापना की थी हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी और पुर्तगाली साम्राज्य को बिसनागा राज्य के नाम से भी जानते हैं। अब लगभग 125 वर्षों के उत्कर्ष के बाद सन 1565 में इस राज्य की भारी पराजय हुई थी और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया था। उसके पश्चात क्षीण रूप में यह 70 वर्ष और चला था। क्षीण रूप में मतलब कि जला देने के बाद भी इसका नाम फिर भी रहा था और 70 वर्ष तक और चला था। अब राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं। विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी शहर के निकट इसके पाए गए हैं इसके अवशेष विजयनगर के, और यह एक विश्व विरासत स्थल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। एक स्थल था और पुरातात्विक खोज से इस साम्राज्य की शक्ति तथा धन संपदा का पता भी चलता है। अब जो विजयनगर है, विजयनगर मध्यकालीन भारत में विजयनगर का प्रशासन किस प्रकार से था हम इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था, इसकी प्रशासनिक ढांचा कैसा था विजयनगर का, वो हम जानेंगे। अब सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली थी एक इसमें। दक्कन में 200 से अधिक वर्षों तक चले विजयनगर साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था के कारण ही राज्य में सर्वांगीण समृद्धि थी। प्रशासनिक व्यवस्था होने की वजह से ही, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था होने की वजह से ही इसमें सर्वांगीण समृद्धि भी थी। अपने कई शासकों के नेतृत्व में राज्य ने आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति भी की थी। तो इसमें जो है केंद्रीय शासन जिसे बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो ये इस टाइम पे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा था। राजा जो थे वो विजयनगर सिद्धांत निरंकुश राजतंत्र था। राजा ही संपूर्ण शक्ति यथा सैनिक, असैनिक तथा न्यायिक आदि का केंद्र था। फिर भी राजा की निरंकुशता पर व्यापारिक निगम, धार्मिक संस्था और केंद्रीय मंत्रिमंडल, ग्रामीण संस्थाएं आदि रोक लगाती थी। धार्मिक दृष्टि से वह सहिष्णु थे। कई बार राजा के चुनाव में मंत्रियों और दरबारियों का बहुत बड़ा हाथ होता था। प्राय राजा जो थे वो प्रजा हितैषी होता था। और दूसरी तरफ स्थानीय शासन कैसा था। प्रांतों को मंडलों तथा मंडलों में जिलों में बांटा गया था और जिलों को कोटम या वलनाडु कहते थे। जिले जो होते थे, जितने भी प्रांत थे, प्रांतों को या तो मंडलों या मडलों को जिलों में बांटा जाता था। अब जिलों को क्या बोलते थे वहाँ पे, कर्नाटक की जो लैंग्वेज होती है उसे उस लैंग्वेज में कोटम बोलते थे या वलनाडु कहते थे। जिले को परगनों या तालुकों में बांटा गया था जिन्हें नाडु कहते थे। प्रत्येक नाडु में 50-50 गांव होते थे जिसे मेला गांव कहा जाता था। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की थी उर, जिसे सबसे छोटी इकाई बोलते हैं उर, उसे कहा जाता था। और गांव को मोहल्लों में बांटा गया था। जो छोटे छोटे गांव थे उनको मोहल्लों में बांट दिया गया था। और गांव के अधिकारियों के पद जो थे वो पैतृक होते थे। पैतृक मतलब कि जो पद पिता को मिला होता था वही उसके पुत्र को होता था, तो पैतृक होते थे। और ये अधिकारी थे सेंटिव, गांव की आय व्यय की देखरेख रखने वाला। तलस बोलते हैं चौकीदार को। बेगरा बोलते हैं बेगार या फिर मजदूरी की देखभाल करने वाला। अब नाडु के सदस्यों को नातवर कहा जाता था। नाडु में जितने भी सदस्य शामिल होते थे उसको नातवर कहते थे और इनका अधिकार क्षेत्र जो था वो बहुत ज़्यादा अत्यंत विस्तृत होता था। और वहीं हम देखें प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन मतलब कि विजयनगर प्रशासन में है। विजयनगर राजाओं ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को कुशलता की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभाजित किया था। कुशलता की दृष्टि से मतलब कि कितना मतलब अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए उनको जो उनकी स्किल्स के बिहाफ पर उनको अनेक प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें
प्राय राज्य अथवा मंडलों के नाम से जाना जाता है। प्राय राज्य या फिर मंडल जिसे बोलते हैं उसके नाम से हम जानते हैं। अब इनके शासक प्राय युवराज होते थे और कभी कभी वे राजा के भाई या फिर रक्त संबंधी भी हो सकते थे। इनके जो शासक होते थे ना वो या तो युवराज होते थे या तो कभी कभी वो राजा के भाई या फिर उनके रिलेटिव्स जो थे, खून संबंधी ब्लड रिलेशंस जो होते हैं वो होते थे। अब अधिक प्रांतीय शासक राजकीय परिवार के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था। जो प्रांतीय शासक होते थे, प्रांतों में जो विभाजित किया गया था, वहाँ के रहने वाले जो शासक थे उनको संभालने वाले, उनको देखरेख करने वाले जो शासक थे वो राजकीय परिवार के सदस्यों को ही नियुक्त करते थे। मतलब कि राजा के परिवार से ही नियुक्त किया जाता था। और प्रांतीय शासक जो थे वो आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक और वैधानिक क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार व स्वतंत्रता से युक्त थे, परंतु कुप्रशासन की स्थिति में साम्राज्यिक शासन हस्तक्षेप कर सकते थे। कुप्रशासन की स्थिति में मतलब कि प्रशासन का मतलब ये होता है कि गलत जो हम अधिकार करते हैं किसी चीज़ पर या फिर गलत तरीके से जो कानून वगैरह बनाते हैं उनको व्यवस्थित करते हैं, तो कुप्रशासन उसे कहा जाता है कि कानूनी व्यवस्था जो थी अगर वो गलत तरीके से जो है कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं गलत तरीके से, तो उसकी स्थिति में साम्राज्यिक शासन जो होता था वो हस्तक्षेप उसमें कर सकता था। अब विजयनगर प्रशासन में केंद्रीय शासक जो होते थे वो इन प्रांतीय शासकों से वार्षिक भेंट या फिर राजस्व लेने का अधिकार रखते थे। विजयनगर प्रशासन में क्या होता था, केंद्रीय शासक जो होते थे वहाँ पे जो अलग अलग प्रांत या अलग अलग केंद्रों में जो बांट रखा था जिन शासकों को, उनमें जो शासक उन पर अधिकार करते थे, उनको हैंडल करते थे, तो इन प्रांतीय शासकों से वार्षिक भेंट या फिर राजस्व लेने का अधिकार वो रखते थे। अब सितंबर माह के प्रथम 9 दिनों में निश्चित और वसूल किया जाता था, कि मतलब कि सितंबर माह के प्रथम 9 दिनों में, मतलब कि सितंबर का जो महीना होता था स्टार्टिंग के 9 दिनों में वो निश्चित रकम वसूल उसमें से करते थे। अब विजयनगर प्रशासन जो है वो केंद्रीय शासक लेते थे, किससे, प्रांतीय शासकों से। जो विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था देशों में, तो उनको केंद्रीय शासक वो प्रांतीय शासक से भेंट या फिर राजस्व वसूल करते थे। साथ ही उनके सैनिक दायित्व भी थे। प्रांतीय शासकों का यह भी दायित्व था कि वह एक निश्चित मात्रा में सैनिक, घुड़सवार तथा हाथी साम्राज्य को पहुंचाएं। उनके सैनिक दायित्व भी थे। जो केंद्रीय शासक थे, केंद्रीय शासक को ये सैनिक दायित्व भी मिला हुआ था कि वो प्रांतीय शासकों को यह भी दायित्व था कि वे एक निश्चित मात्रा में सैनिक, घुड़सवार अथवा हाथी साम्राज्य को पहुंचाएं। वहीं हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। अब साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा चरम पर थी और ऐसा कहा जाता है कि कई विदेशी यात्रियों ने इस शहर का दौरा किया था। जो विदेशी यात्री थे इस शहर का दौरा भी किया, इसकी समृद्धि, विकास को भी देखा था। आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख नीचे किया गया है। मैं आगे बताती हूँ आपको कि आर्थिक स्थिति कैसी रही थी उनकी। अब उद्योग जो था, उद्योग व्यापार जो होता था, उद्योग वगैरह जो लगाए जाते थे, फैक्ट्रीज वगैरह, तो राजाओं की सरकार ने उद्योगों के विकास का समर्थन किया था, जिनमें सबसे आम है कपड़ा, खनन, इत्र और धातु कर्म। इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित किए जाएँ और वहाँ पे जो है इनके धंधे स्टार्ट किए जाएँ। उद्योग और शिल्प को विनियमित करने के लिए गिल्ड जवाबदेह थे। एक ही व्यापार से जुड़े लोग आमतौर पर शहर या किसी क्षेत्र में रहते थे। अब एक ही व्यापार से जुड़ा जो लोग थे वो किसी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर वहाँ पे शहर में या फिर किसी क्षेत्र में वहाँ रहा करते थे। और वहीं देखें हम कृषि, सभी शासकों ने विजयनगर के विभिन्न हिस्सों में कृषि को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, उसको प्रोत्साहित किया था, बहुत सारी नीतियाँ अपनाई थी। जिसके अलावा इसमें एक बुद्धिमान और कुशल सिंचाई नीति ने कृषि उत्पादन को और बढ़ाया था। कुशल सिंचाई नीति और बुद्धिमान सिंचाई नीति ने एक कृषि उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाया था। एक बार नुनीज नाम के एक पुर्तगाली यात्री ने, जो विदेशी यात्री थे जिनका नाम था नुनीज, तो उनके एक पुर्तगाली यात्री थे। उन्होंने बांधों और नहरों की उपस्थिति और चल रहे निर्माण का उल्लेख किया था और से क्षेत्र कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और समृद्ध हुआ था। उन्होंने इसके बारे में बताया, नहरों की उपस्थिति के बारे में और चल रहे निर्माण के बारे में उसमें बताया था इन्होंने। और वहीं हम देखें तो व्यापार के बारे में अब्दुल रज़ाक नामक फारस के एक अन्य यात्री ने उसी व्यापार की दुकानों के स्थान का उल्लेख किया था।
व्यापार की दुकानें वगैरह, मतलब कि मार्केटिंग के लिए जितनी भी शॉप्स वगैरह ओपन होती थी विजयनगर साम्राज्य में, तो उसके स्थान का उल्लेख उन्होंने किया था। एक ही चीज़ का व्यापार करने वाली दुकानें एक दूसरे के करीब बनाई गई थी, जिससे खिलाड़ियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। अब अंतर्देशीय, तटीय और विदेशी व्यापार के कारण व्यापार का फलना फूलना निर्यात को समृद्धि और विकास का परिचित स्रोत माना जा सकता है। अब क्या होता था कि आपस में कंपटीशन ज़्यादा हो, इसीलिए जितनी भी एक ही टाइप की जितनी भी मार्केटिंग होती थी वो उनकी दुकानें, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कपड़ों की दुकानें एक साइड, एक दुकान आसपास सारी जो थी वो करीब में बनाई गई थी, जिससे आपस में ये लोग कंपटीशन ज़्यादा हो इनके बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ा सके अपना। और वहीं हम बात करें विदेशी व्यापार के कारण व्यापार का फलना फूलना भी बहुत हुआ था, आयात निर्यात भी बहुत हुआ था और विकास का परिचय स्रोत भी माना जा सकता है इसे। उसके अलावा निर्यात को 300 से अधिक बंदरगाहों द्वारा समर्थित किया गया था। बंदरगाह मतलब कि एक इनकी जगह होती है बंदरगाह, जहाँ पे ये लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, एक स्थान बनाते हैं वहाँ पे, ताकि इससे आयात निर्यात किया जा सके। तो 300 से ज़्यादा बंदरगाह थे उनके द्वारा समर्थित किया गया था, समर्पित, और जिससे व्यापार और परिवहन आसान हो गया था और व्यापारिक क्षेत्रों का विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ था। राजाओं ने परिवार के लिए आवश्यक आय स्रोत माने जाने व्यापारिक क्षेत्रों का विकास किया था। मतलब कि जो राजा थे वहाँ के, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार, किन परिवार के लिए जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, उनके परिवारों के लिए आवश्यक आय स्रोत माने जाने वाले व्यापारिक क्षेत्रों का भी विकास किया था। पश्चिमी तट पर स्थित मालाबार, कन्नानौर बंदरगाह की उपस्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र भी ये बना था। ऐसा कहा जाता है कि बंदरगाह ने बर्मा, चीन, अरब राज्य, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल और अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित इसने किए थे। और इसके अलावा बंदरगाह हिंद महासागर और मलय द्वीप समूह के द्वीपों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। इन कारणों ने व्यापार को समर्थन दिया, जिससे आगे चलकर विकास और समृद्धि आई थी। अब क्या हुआ था, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने संबंध स्थापित किए थे, वहाँ के बंदरगाहों से अपने रिलेशंस अच्छे किए थे, ताकि इन लोगों की जो आयात निर्यात है, आयात निर्यात का मतलब ये होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम, कि बाहर की कंट्री से कोई माल आना और यहाँ की का माल जो है बाहर की कंट्री में देना। तो सेल्स एंड मार्केटिंग का जो काम होता था वो सब बहुत अच्छी तरीके से होता था। इनके संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे, जिसकी वजह से विकास और समृद्धि बहुत ज़्यादा आई थी। अब शासनकाल के दौरान मुख्य निर्यात में कपड़े होते थे। निर्यात मतलब कि जो एक्सपोर्ट होता था, बाहर जाता था माल, जिसमें कपड़े हो गए, मसाले हो गए, लोहा, अयस्क होते हैं कि लोहे से बनी हुई चीज़ें, चीनी और अन्य शामिल इसमें थे। अब संभावित आयात में तांबा, मोती, मखमली, मूंगा आदि ये सब जो थे वो आयात होते थे, इंपोर्ट होते थे। और जहाज जो थे वो विदेशी और तटीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम ट्रांसपोर्टर थे, जो जहाज होते थे समुद्र के, क्योंकि जो उस टाइम पे क्या होता था, जहाज के ज़रिए ही समुद्र से ट्रैवल किया जाता था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था। तो ये बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर हम कह सकते थे, उस टाइम पे कह सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर के लोग जो थे वो जहाज निर्माण कला जानते थे। जहाज निर्माण कला मतलब कि जहाज को बनाने की उनके अंदर स्किल्स थी और जिससे उन्हें व्यापार करने में मदद मिली थी। और बारबोसा ने विजयनगर के उन जहाज़ों को दुरित करते जहाज निर्माण की कला का निर्माण भी दिया था, जो प्रारंभ में मालदीव समूह से बनाए गए थे। अब मालदीव समूह जो था उससे बनाए गए थे, निर्माण की कला जो था उसका प्रमाण दिया गया था, जो प्रारंभ में मालदीव समूह से इन्होंने बनाए थे। अब वर्गीकरण और सिक्का निर्माण, इसमें मतलब कि सम्राटों ने व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए काफ़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे और सिक्कों को आमतौर पर वरा या फिर पैगोडा के नाम से जाना जाता था। अब ये कर्नाटक की लैंग्वेज है, कर्नाटक की लैंग्वेज में बोलते हैं इसे वरा और पैगोडा। अब राजा के अनुसार सिक्कों के भीतर का प्रतीक बदल गया था। सिक्कों के भीतर का प्रतीक मतलब कि अंदर का जो सिक्के का अंदर का प्रतीक होता है वो बदल गया था। इसलिए हरिहर और बुक्का प्रथम ने हनुमान, हिंदू भगवान जो थे, उनकी तस्वीर उकेरी, और जबकि कृष्णदेव राय ने पैसे पर वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियों का इस्तेमाल इसमें किया था। अब हनुमान जो है उनकी तस्वीर भी लगाई थी उन्होंने, हरिहर और बुक्का ने, और साथ ही साथ कृष्णदेव राय ने पैसों पर भी वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियों का इस्तेमाल इसमें किया था।
चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए कई विदेशी यात्रियों ने उच्च जीवन स्तर का उल्लेख भी इसमें किया था। उनकी अच्छी लाइफस्टाइल जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि विदेशी यात्रियों ने यहाँ का दौरा किया, उनके बारे में बताया और पता लगा वहाँ से कि यहाँ पे अच्छी लाइफस्टाइल थी लोगों की। और राज्य के समृद्ध होने के बावजूद असमानता आम थी। असमानता मतलब कि लोग वहाँ पे समान नहीं थे, पूरी तरीके से इक्वालिटी नहीं थी। और इसके अलावा व्यापार और व्यवसाय को जाति व्यवस्था के अनुसार विभाजित किया गया था। जो व्यापार था, बिजनेस जो होते थे, व्यवसाय को जाति व्यवस्था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, तो उसी के अनुसार ही विभाजित किया गया था, जिससे निम्न, मध्यम और उच्च वर्गों में भारी विभाजन पैदा हुआ था। और अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य लोगों से उच्च कर वसूल किए जाते थे और डेटा संग्रह प्रणाली दमनकारी है और कृषि उत्पादों को कम दाम मिले थे। अब क्या होता है कि जो भी मध्यम, निम्न मतलब मिडिल, बिल्कुल लोअर क्लास, मध्यम मतलब मिडिल क्लास और उच्च वर्ग मतलब कि हाई क्लास में विभाजित किया गया था और उसी के अनुसार ही इनका व्यापार होता था। अब ये अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है पूरा क्लियर करके। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी बहमनीय साम्राज्य, जो एक मुस्लिम साम्राज्य था, और विजयनगर साम्राज्य के बीच में क्या टकराव रहा था, उनके पतन के क्या कारण रहे थे और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।